ओके, तो ये एक क्वेश्चन था जो कि मुझे किसी ने सेंड किया, डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है। और मजे की बात यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपसे कह रहा है कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से आपको बनानी है। तो इससे यह है कि आपकी अच्छी लर्निंग हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं भाई, हम ये करते हैं कि यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर लाकर पेस्ट करते हैं। और फिलहाल मैं सारी चीज़ें, बल्कि मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आ जाओ डेटा पे। तो ये कह रहा है द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31st 2010 फॉर जोसेफ ट्रेडिंग कंपनी contain the following condensed information। तो कैलकुलेटर सबके हाथ में होना चाहिए, और जब हाथ में आ जाए तो बता देना भाई। हो गया। अभी सिर्फ एक आवाज आई है। ओके सर। दो हो गई। कहाँ है? कौन सा सामान? खुले नहीं है अभी, हम बाद में चेंज नहीं है मेरे जी। हो गया, कैलकुलेटर आ गया। तो आपको ना ये इनकम स्टेटमेंट चेक करनी है नेट इनकम तक। सेल्स है, सेल में से आपको माइनस करने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर आपका डेप्रिसिएशन है वो माइनस करना है, फिर आपकी इनकम बिफोर टैक्स आ जाएगी, फिर टैक्स माइनस करना है और फिर नेट इनकम आ जाएगी। नहीं है ना, इंग्लिश में बोला मैंने। ग्रुप पे डाल दो। -49,20,000 इज इक्वल टू ये -8,80,000, तो 7,83,000 इनकम बिफोर टैक्स एंड 3,53,000 हम अगर माइनस कर रहे हैं तो हमारी नेट इनकम आ रही है 4,30,000। ठीक है, अच्छा अब इस इनकम स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या है, कोई बता सकता है मुझे? सर इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन को अलग से बताया हुआ है। अच्छा, नहीं, एक इसमें मसला तो वो ये, नेट और इसमें वो पोर्शन ही नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट वाला। ग्रॉस प्रॉफिट वाला पोर्शन नहीं है। तो क्या नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट ये में, क्या नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट में? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है सर। हाँ, तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मर्ज करके लिखा है इसने। ठीक है, तो इसने ये यस सर जरा जी। सी चीज घुमाई है और मुझे पूरा यकीन है कि इस क्वेश्चन में सबके सब घूम गए होंगे। क्यों? यस सर। क्योंकि उसने यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ऑपरेटिंग एक्सपेंस में मिक्स कर दिया है, और ये इस एक हरकत की वजह से ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो गया है अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हैं तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं है ना तो आपकी जिंदगी गुजर जाएगी इसको मैच करने में, ये मैच नहीं होगा आपसे। ठीक है, वो मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं अभी चल के आगे बताता हूँ आपको। अच्छा, सबसे पहले हम इसको ना ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट मेथड से पूरा सॉल्व करते हैं, फिर हम डायरेक्ट मेथड के ऊपर आएंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें पता है कि हमें सबसे पहले जो है वो क्या लेना होता है, नेट इनकम। और नेट इनकम 4,33,000 गिवन है, सही है, ये एज इट इज यहाँ पर आ गई 4,30,000। फिर हमें क्या करना होता है कि नॉन कैश आइटम्स को लेना होता है। तो नेट इनकम तक तो सब ओके है, यहाँ पर सिर्फ एक नॉन कैश आइटम मौजूद है जो कि है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 8,80,000। तो इसको हम यहाँ पर ऐड बैक करेंगे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को। देन उसके बाद देखेंगे कि कोई और नॉन कैश आइटम तो नहीं है, तो उसके लिए आपको यहाँ कह रहा है इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज अ $24,000 लॉस, यानी कि इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 24,000 का लॉस जो है वो इंक्लूडेड है।
रिजल्टिंग फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी ऑफ 2,70,000। बोला कि एक मशीनरी बेची गई है 2,70,000 की, ये उसकी वजह से ये हुआ है। ठीक है, कैश के ऊपर बेची गई है। अच्छा, वो मशीनरी की कॉस्ट क्या है, उसका डेप्रिसिएशन क्या है, कुछ नहीं दिया। फिर मजीद घुमाने के लिए पता है क्या बोल रहा है, मशीनरी वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 7,50,000। अब सेंस ये आ रहा है कि ये जो मशीनरी हमने बेची है ना, ये वाली मशीनरी हमने 7,50,000 की खरीदी थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें लिखी हैं, एक वॉज और दूसरा परचेज, दोनों पास टेंस को जो है वो शो करते रिप्रेजेंट कर हैं। रहे हैं, यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे सेंस ये आ रहा है कि भाई ये 2,70,000 की जो मशीनरी हमने कैश पे बेची है, ये हमने 7,50,000 की खरीदी थी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये एक अलग चीज है। और ये बोल रहा है कि भाई 7,50,000 की मशीनरी खरीदी भी थी। ठीक है, और ये अलग है, ये अलग, दोनों अलग अलग केस हैं। The following balances are reported on Joseph comparative balance sheet। कैश दिया है, रिसीवेबल दिया है, इन्वेंट्री दिया है, अकाउंट पेबल दिया है। इनकम टैक्स एक्सपेंस 3,53,000 रिप्रेजेंट द अमाउंट पेड इन 2010, यानी कि ये पूरे का पूरा कैश पेमेंट हो चुकी है इसकी। और डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड इन 2009 $200,000। ये पूरा डेटा आपको की मैंने। तो एक तो ये नॉन कैश आइटम हो गया, और एक ये 24,000 का जो लॉस है, ये दोनों नॉन कैश आइटम है। इनको हमने यहाँ पर ऐड बैक कर दिया। लॉस ऐड होता है, गेन जो है वो लेस होता है, तो लॉस था तो हमने ऐड कर दिया। इसके बाद हमें चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल लेना होता है, और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में हम करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज को देखते हैं। तो अगर हम करंट एसेट को देखें तो हमारे पास जो है कैश को हम इग्नोर करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल 6,10,000 था, इंक्रीज होके 7,75,000, 7,75,000 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा, 1,65,000 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल 1,65,000 से इंक्रीज हुआ है। एसेट जब भी इंक्रीज होगा हम माइनस करेंगे, ये रूल हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर 1,65,000 इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, ये लेस हो जाएगा। फिर दूसरा एसेट, करंट एसेट हमारे पास है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 867,000 की थी, और कम होके 8,34,000 की हो गई। तो यहाँ डिक्रीज आया है डिफरेंस 33,000 का आ रहा है। 33,000 का डिक्रीज आ रहा है। एसेट जब भी डिक्रीज होगा ऐड होगा, तो यहाँ पर डिक्रीज इन इन्वेंट्री को 33,000 ऐड कर दिया मैंने। सही है। फिर आपके पास आ रहा है अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल 5,01,000 था, इंक्रीज होके 5,21,000 हो गया। तो अकाउंट पेबल में इंक्रीज आया है 20,000 का, 20,000 का। तो ये इंक्रीज भी ऐड होता है, लाइबिलिटी में इंक्रीज आता है तो ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी हो गई, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। तो इन सब का जब मैंने टोटल किया तो 7,92,000 आया है, और 4,30,000 की नेट इनकम थी। दोनों को मिला के 12,22,000 का जो है वो हमारे पास कैश फ्लो आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। एक तो ये हो गया हमारा। फिर हमारा सेकंड होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें दो चीजें मुझे नजर आई हैं कि ये 2,70,000 कैश आया जो हमने मशीनरी सेल की है, और ये 7,50,000 की हमने पेमेंट की है जो कि मशीनरी हमने परचेज की है। तो जो 2,70,000 आया ये ऐड होगा, और जो हमने पे किया वो लेस होगा। यही काम मैंने यहाँ पर कर दिया कि सेल ऑफ मशीनरी 2,70,000 और परचेज ऑफ मशीनरी 7,50,000। अब सवाल यह है कि सर आपको किस मुवक्किल ने बताया है कि ये 7.5 लाख रुपए इस 2,70,000 वाली मशीनरी से कंसर्न नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो बेटा ऐसे पता चलेगा कि आखिर में आंसर जब नहीं आ रहा होगा ना, तो फिर अल्टीमेटली आपको ये वाली चीज इस तरह करके भी चेक करनी पड़ेगी। बात समझ, मेरे से भी नहीं आया था। जब मैंने सिर्फ इसको 2,70,000 लिया था, ये 7.5 लाख को मैंने इग्नोर कर दिया था, तो मेरा आंसर नहीं आ रहा था। फिर मुझे ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये 7.5 लाख की परचेज की हो, और जैसे ही मैंने यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट किया मेरा आंसर सेट आ गया है। तो मैंने बताया हुआ है आपको कि आंसर आपका चेक हो जाता है, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रायल एंड एरर की बेस पे मैंने इसको यहाँ पर ढूंढा है कि भाई ये 7.5 लाख रुपए बेसिकली हमने परचेज की है। तो 2,70,000 जो मशीनरी हमने बेची है उसके पैसे आए, 7.5 लाख रुपए जो खरीदी उसके गए। तो दोनों का नेट किया तो ये हमारे पास 4,80,000 का जो है आउटफ्लो है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर हम
बात करें फाइनेंसिंग एक्टिविटी के, तो यहाँ पर कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी गिवन नहीं है, कोई इक्विटी भी गिवन नहीं है, सही है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, दैट इज डिविडेंड। 2 लाख का डिविडेंड। डिविडेंड पे किया गया है, वो हम लेस कर देंगे तो ये सिर्फ 2 लाख आ जाएगा। और इन सबको जब टोटल किया है तो 5,24,000 आया। इसमें 130 ओपनिंग कैश जो था, जैसे ही मैंने ऐड किया तो यहाँ पर 6,72,000 एंडिंग कैश आ गया और मेरा क्वेश्चन यहाँ पर मैच हो गया। ओके, ये था हमारा कौन सा वाला मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, जो कि हमने इनडायरेक्ट मेथड। ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो इससे हमने बना लिया। और ये आप जब भी डायरेक्ट मेथड करो, कोशिश करना कि कहीं रफ में एट लीस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना लेना, और हो सके अगर ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ना हो तो साइड में कहीं उसको इनडायरेक्ट मेथड से पहले सॉल्व कर लेना। इनडायरेक्ट मेथड रिलेटिवली इजी है, तो उससे सॉल्व कर लेना, उससे आंसर ले आना, फिर डायरेक्ट मेथड से करना, ताकि अगर कोई गलती होगी, क्योंकि देखो अगर इनडायरेक्ट मेथड से यहाँ पर कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही तो फर्क है, बाकी तो सेम है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर इसका 12,22,000 आ रहा है तो डायरेक्ट मेथड में भी 12,22,000 आना चाहिए, और जब तक नहीं आए तब तक आप देखते रहोगे कि गलती कहाँ हुई है। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरे वाले पे, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में मैंने आपसे बोला था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सिर्फ आपको ये करना है, पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ पे गया, बस। सबसे पहले कहाँ से पैसा आया वो ले लेना है, और फिर कहाँ पैसा गया है वो ले लेना है, बस। और इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो आपके पास आ जाएगा। अब पैसा कहाँ से आ सकता है, तो भाई पैसा कस्टमर को जो सेल किया है उससे आ सकता है, कलेक्शन हो सकता है, कोई इंटरेस्ट वगैरह मिल सकता है, कोई डिविडेंड वगैरह की इनकम मिल सकती है, कोई कमीशन, रेंट या अदर इनकम से पैसे आ सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स गिवन है, इसके अलावा ना तो कोई इंटरेस्ट है ना कुछ और है, सही है। तो जो भी पैसा आया होगा वो कस्टमर से आया होगा। अगेन कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए, मैं सिर्फ वैल्यूज बताऊंगा, आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। जी सर। अब हम आ जाते हैं, ये 2009 का डेटा है, ये 2010 का डेटा है। 2009 का डेटा मतलब 2010 के स्टार्ट का, और ये 2010 के एंड का डेटा है। ये ओपनिंग ये एंडिंग है, ये चीज आपको समझ में आ गई? यस सर। ओके, ओपनिंग में अकाउंट रिसीवेबल कितना है? 610। 6,10,000, वेरी गुड। तो ये हमें 10। लेना था कस्टमर से, जी सर। वेरी गुड। तो 6,10,000 यस सर। हमने कस्टमर से लेने हैं, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर हमने इस पीरियड में 65,83,000 की सेल की फर्दर, तो ये भी जी सर। कस्टमर से लेने हैं, ऐसा ही है। जी। अच्छा, अगर मैं पूछूं टोटल कस्टमर से कितना लेना है, तो आप क्या करोगे, इस 6,10,000 को और इस 65,83,000 को ऐड कर 7193। दोगे। वेरी गुड, जी सर। 7 193। 93, ओके, यानी कि 71,93,000 दोनों मिला के, ठीक है। ये हमें 71,93,000 हमने कस्टमर से लेने थे, ठीक है। अब एंड जी। में हमने बोला कि हमने सिर्फ इतने लेने हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6418। 71,93,000 में से बाकी जो भी हैं वो हम रिसीव कर चुके हैं, ऐसा ही है। जी सर। तो जी सर। सिंपल 71,93,000 में से 71,93,000 में से ये वैल्यू माइनस कर दो, जो कि सिक्स नहीं फोर मिली, वन एट बाकी हमें मिलना है, ठीक है। तो कितना आ रहा है वो? 6418। 6418। ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर शो भी करा दिया आपको, कि स्टार्ट पे रिसीवेबल इतना था, फिर फर्दर सेल की ये हो गया, टोटल रिसीवेबल ये था, ठीक है। इसमें से ये नहीं मिला, बाकी मिल गया, तो बाकी कितना था इसमें से ये निकाल लो। तो 64,18,000 ये हमें रिसीव हो चुका है, ये हमारी रिसीट है। ये आप यहाँ पर ले आओगे, रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये पैसा आया है 64,18,000। कैसे निकाला, समझ में आ गया भाई सबकी? जी सर। यस सर। बाकियों की आवाज नहीं आ रही भाई, यस। जी सर। क्लियर है? ठीक है, इसकी कैलकुलेशन भी मैंने यहाँ दे दी है, और यस मैं सर। ये एक्सेल फाइल भी आपको दे दूंगा। अच्छा, पहली चीज तो हमारी हो गई डन। अब दूसरी चीज आती है कि पैसे इसके अलावा कहीं भी नहीं आए, क्योंकि और कोई इनकम का सोर्स नहीं है यहाँ पर, सही है। अब इसके बाद सवाल आता है कि पैसे कहां पर गए। अच्छा जी,
तो उसके लिए अगर हम देखें तो एक तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 49,20,000, ठीक है। तो वैसे तो ये दिख रहा है कि ये पैसे गए हैं क्योंकि इसके साथ एक्सपेंस लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें पंगा है, इसमें पहला पंगा, सबसे बड़ा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसमें इंक्लूड है, ये बहुत बड़ा पंगा है, सही है। Yes, sir. दूसरा पंगा इसमें इसने बोला कि इसमें एक 24,000 नॉन कैश लॉस भी इंक्लूड है इसके अंदर, जो उसने यहां पर बताया, ये दूसरा बड़ा पंगा है। तो इसको अभी हम साइड पे रखते हैं, सही है। पहले हम सीधा सीधा देखते हैं, जो सीधा सीधा। अब उसके बाद डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश होता है, इसके बदले में तो कैश दिया नहीं होगा, तो इसको भी साइड में कर दो, ये तो लेना ही नहीं है, ये नॉन कैश है, सही है ना। यानी कि डेप्रिसिएशन के बदले में हम किसी को पैसे पे नहीं करते, तो चूंकि इसके बदले में कोई कैश आउटफ्लो ही नहीं हुआ, तो इसको तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। ये 49,20,000 इसका हम फिर भी कह सकते हैं कि कैश फ्लो हुआ होगा। अब इसमें से कितना कैश फ्लो हुआ है वो देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा नेट करना पड़ेगा, वो हम बाद में करते हैं। अच्छा, इनकम टैक्स 3,53,000, ये तीन चीजें ही मौजूद हैं आपके पास। डेप्रिसिएशन ये और ये है, डेप्रिसिएशन को तो हमने खत्म कर दिया कि भाई ये नॉन कैश है, इसको तो लेना नहीं है, तो इसकी कहानी खत्म। बचे दो, एक ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस और दूसरा टैक्स। टैक्स का उसने आपको नीचे बता दिया कि पूरे का पूरा कैश में पे किया गया है, तो टैक्स तो सीधा सीधा आ जाएगा 3,53,000, ये तो हमने पेमेंट की है, ये तो पक्की है, ये हमने लेनी, सही है। अब बचा क्या, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस Operating. बस ये बच गया हमारे पास, इसी को हमने नेट करना है। अब इसको नेट कैसे करेंगे वो समझो। देखो, ये अगर मैं ये कंसीडर करूं कि ये पूरे 49,20,000 मैंने पे किए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये 24,000 का लॉस है, जिसके बदले में मैंने कोई पेमेंट नहीं की है, ये जस्ट लॉस है, नॉन कैश है ये, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 49,20,000 में से ये 24,000 तो मैंने पे नहीं किए, तो मुझे इसमें से ये क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। Minus करना. एक बात करो, 49,20,000 माइनस 24,000, ये पहली पहली चीज मैंने एडजस्ट कर दी, ठीक है। 4896. वेरी गुड, आगे चलें। जी सर. अच्छा, Yes, sir. अच्छा, अगर अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किससे आती है, परचेज से आती है, जी. इन्वेंट्री की परचेज से आती है, Purchase. ठीक है। अगर तो वो सारी की सारी परचेज कैश पे हुई थी, तो यहां पर मेरा अकाउंट पेबिल बढ़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि अकाउंट पेबिल सप्लायर से कंसर्न होता है, ठीक है। तो अगर इसमें 20,000 बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस परचेज, इसमें जितना भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में परचेज मौजूद है, उसमें से 20,000 की पेमेंट हमने नहीं की है, वो परचेज उधार Credit पे है. थी, ठीक है। वो परचेज उधार पे थी, तो मतलब वो पैसे 20,000 रुपए भी हमने नहीं दिए, जिससे हमारा अकाउंट पे बिल बढ़ा, तो वो भी एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो इस माइनस करने अमाउंट पड़ेंगे. में से एक तो 24,000 हमने माइनस किया, और एक जो 20,000 हमारा अकाउंट पे बिल बढ़ा है वो भी माइनस करेंगे, क्योंकि वो पैसे भी हमने पे नहीं किए अभी तक, ओके। परचेज में तो आएगा, लेकिन पैसे पे नहीं किए, तो हम तो कैश निकालने हैं कि कैश कितना पे किया है, ठीक है। तो ये खर्चा हमारा बिल्कुल है, लेकिन इसके बदले में ये 24,000 के बदले में 24,000 का खर्चा जो इसमें है, उसके पैसे पे नहीं किए, और एक जो हमारी परचेज का खर्चा है उसमें 20,000 हमने पे नहीं किए, क्योंकि हमारा अकाउंट पेबल बढ़ रहा है। ये बात समझ में आ गई सबके? जी सर. Yes, sir. तो वो 20,000 भी लेस हो जाएंगे। अब तीसरी चीज हमारी इन्वेंट्री है, ठीक है। अच्छा, ये देखो, एक बात याद रखो, ये बड़ा है तो हमने माइनस किया है, अगर ये कम हुआ होता तो हम ऐड प्लस करते, Plus सही कर है। ये लेते. चीज भी ध्यान में रखना अपने, ये तुम्हें सेंस होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह दूसरी चीज इससे इन्वेंट्री कंसर्न है। मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी थी स्टार्ट में 8,67,000 की, ठीक है। अच्छा, एंड में मेरी इन्वेंट्री जो है इसमें से कम हो गई, इसमें से कम हो गई, तो मींस जो सेल हुआ है वो ओपनिंग इन्वेंट्री में से भी हुआ है, ठीक है। तो उसकी भी मैंने पेमेंट नहीं की होगी, वो पेमेंट तो पहले हो चुकी है, ये तो मेरे पास इन्वेंट्री में मौजूद था ऑलरेडी। तो आप देखो कि इन्वेंट्री 33,000 से कम हो रही है, मींस दैट कि जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आई है उसमें सारी वैल्यू परचेजेस की नहीं है, उसमें से 33,000 हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री वाला सेल हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ये 33,000 भी मैंने पे नहीं किए, तो वो 33,000 भी इसमें से लेस होने चाहिए। तो कुल मिला के तीन चीजें हैं जिसके बदले में हमने पेमेंट नहीं की,
नंबर 1 ये 24,000 जो कि नॉन कैश आइटम है। नंबर 2 जो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है 20,000 से, ये भी पेमेंट मैंने नहीं की इसमें से। और नंबर 3 जो मेरी ओल्ड इन्वेंट्री सेल हुई है उसके बदले में भी मैंने पेमेंट नहीं किया है, तो ये 33,000 भी आपको इसमें से लेस करने पड़ेंगे, फिर जाके आएगा कि आपने पेमेंट कितनी की है। तो ये कैलकुलेशन भी मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कर दी है कि भाई 49,20,000 का टोटल हमारा एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिला के। इसमें से जो 24,000 लॉस हुआ है सेल ऑफ मशीनरी के ऊपर, ये नो अमाउंट इज पेड अगेंस्ट दिस लॉस, कोई अमाउंट हमने पे नहीं किया है, ठीक है। ये जो इंक्रीज इन अकाउंट पेबल आया है ये भी हमने पे नहीं किया है, और जो डिक्रीज इन इन्वेंट्री आया ये भी पे नहीं किया है। इन दोनों में मैं आपको बता दूं कि अकाउंट पेबल में इंक्रीज आएगा तो लेस होगा, डिक्रीज आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इन्वेंट्री में डिक्रीज आया है तो लेस हुआ, इन्वेंट्री में इंक्रीज आएगा तो ये ऐड होगा। ये बिल्कुल आपको रूल पता होने चाहिए, सही है। इस वाले केस में रूल ये है कि अगर लाइबिलिटी में इंक्रीज आएगा तो आप माइनस करोगे, लाइबिलिटी में डिक्रीज आएगा तो ऐड करोगे, और इसी तरह एसेट यहां उलट हो गया है। उस वाले केस में एसेट इंक्रीज होता था हम लेस करते थे, इस वाले केस में एसेट डिक्रीज होगा तो हम लेस करेंगे, उलट है, ठीक है। जो रूल मैंने आपको इनडायरेक्ट मेथड में Okay. पाए थे वो यहाँ पर रिवर्स हो गए हैं, सिंपल इज दैट, ठीक है। वहां एसेट इंक्रीज होता था तो हम लेस करते थे, यहाँ डिक्रीज होगा तो लेस करेंगे इसमें से, ठीक है। तो ये सेंस होना चाहिए। तो बहरहाल ये तीनों पेमेंटें हमने नहीं की हैं, ये टोटल खर्चा जरूर हुआ है बट इसके बदले में कैश पे नहीं किया, ये भी कैश पे नहीं किया, ये भी कैश पे नहीं किया। तो कैश कितना पे किया, इस टोटल एक्सपेंस में से ये सब माइनस करके जो नॉन कैश है जिनके बदले में कैश पे नहीं किया, ये रिमेनिंग हमने कैश पे किया है भाई, ठीक है। 48,43,000। तो एक कैश आउटफ्लो मैंने ये ले लिया, एक मैंने जो टैक्स पे किया था वो दे दिया, और जब मैंने इसको नेट किया ऑटोमेटिकली यहाँ पर 12,22,000 आ गया जो कि मेरा इससे मैच हो गया। तो यहीं पे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि बाकी चीजें तो सेम है, जो इसमें है वो इसमें है, उसमें तो कोई डिफरेंस आना नहीं है, और वो सब जब इंक्लूड करोगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर भी मैच हो जाएगा। हो जाएगा। मेन चीज ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। किसी को कोई दुख है तो वो पूछ सकता है। सर इसमें जो आपने